नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज से आंखों में होने वाली समस्याओं की। जी हां, डायबिटीज के मरीजों के लिए ये काफी जरूरी होता है कि वे समय पर अपना ब्लड शुगर चेक करवाते रहें। साथ ही आपको बताते हैं कि डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कम दिखाई देना। आज हम मधुमेह की होने वाली जो आंखों की समस्याओं पर हम बात करेंगे कि रोगी कैसे रखें अपनी आंखों का ध्यान। उससे पहले देखिए आप ये छोटी सी रिपोर्ट। डायबिटीज की समस्या होने पर व्यक्ति की आंखों पर इसका बुरी तरह से असर पड़ता है। कई बार ब्लड शुगर लेवल पर ध्यान न देने की वजह से इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि व्यक्ति को अंधेपन का भी सामना करना पड़ता है। डायबिटीज के कारण आंखों से संबंधित बीमारियां जैसे कि रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा और साथ ही मोतियाबिंद का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो जरूरी है कि आप अपनी आंखों का ख्याल रखें। कंट्रोल में रखें ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको दिखाई देने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें नियंत्रण में रखना न केवल आपकी आंखों के लिए बल्कि आपकी पूरी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। शुगर लेवल को रखें कंट्रोल। जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो आपकी आंखों के लेंस के शेप में बदलाव आने लगता है, जिसके कारण आपको धुंधला नजर आने लगता है। समय समय पर आपको शुगर लेवल चेक कराने से आप इस समस्या से भी बच सकते हैं। स्मोकिंग छोड़ें। डायबिटीज के मरीज के लिए धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। स्मोकिंग करने से डायबिटीज के मरीजों की नसों, कोशिकाओं और धमनियों को नुकसान पहुंचता है। साथ ही डायबिटीज होने पर स्मोकिंग करने से दिखाई न देने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। रोजाना करें एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज करने से डायबिटीज को मैनेज करने में मदद मिलती है। ऐसे में जरूरी है कि आप रोजाना 45 मिनट से 1 घंटा एक्सरसाइज करें और कोई भी नई एक्सरसाइज करने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछ लें। हेल्दी चीजें खाएं। आप एक बैलेंस डाइट को फॉलो करें और अपने शरीर को सभी तरह के पोषक तत्व प्रदान करें, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपकी डाइट भी सही रहेगी। सीसीएन लाइव की ये खास रिपोर्ट। जब आपको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज होती है तो इसके कारण आंखों की समस्याएं होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड शुगर समय पर भी जो है आपकी आंखों में स्मॉल ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें डायबिटीज और साथ ही रेटिनोपैथी नामक आई डिसीज भी हो सकती हैं। हाई ब्लड शुगर से भी मोतियाबिंद और ग्लूकोमा भी हो सकता है, इसलिए आप डायबिटीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। इसके साथ ही अपनी आंखों का एनुअल आई टेस्ट भी कराना जरूरी है। डायबिटीज से आंखों में होने वाली परेशानियों और उनके बचाव पर हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज की वजह से आंखों में किस तरीके की जो बीमारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। देखिए, बिल्कुल अंकिता, देखिए दर्शकों, डायबिटीज जो है वो जब शुरुआत होती है आमतौर पे पेशेंट्स को लक्षण नहीं होते, लेकिन समय के साथ शरीर की हर अंग को ही खराब करता है और जो आंखों का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, जो हमारी आंखें हैं, उस पर कई तरह के दुष्प्रभाव डालता है। जैसे अंकिता ने बताया आपको कि आपको शुगर कंट्रोल रहना चाहिए, चेकअप होते रहना चाहिए। अब सवाल ये कि जैसे आंखों पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो देखिए आंखों पे जो प्रभाव पड़ते हैं कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि डायबिटिक रेटिनोपैथी आमतौर पे सब लोग जानते हैं, परंतु बहुत लोगों को ये नहीं पता कि डायबिटीज होने से आंखों में कुछ और समस्या भी होती है। जैसे आंखों में ड्राइनेस हो सकती है, जो एक आम समस्या होती है जो डायबिटीज के पेशेंट्स में बढ़ने लगती है। दूसरी बात होती है मोतियाबिंद होने के चांस हमेशा डायबिटीज के लोगों को ज़्यादा होती है। तीसरा होता है कि काला मोतियाबिंद यानी ग्लूकोमा होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा होता है चश्मे के नंबर में फ्लक्चुएशन। जब किसी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, सपोज 200 से 400-500 चल रहा है, लगातार 400-500 चल रहा है, 300 से ऊपर चल रहा है, तो उनके चश्मे का नंबर बदलना शुरू हो जाता है। और जब चश्मे का नंबर बदलना शुरू होता है वही भविष्य में आके मोतियाबिंद भी बनाने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे बता चुके हैं आपको, डायबिटिक रेटिनोपैथी सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात होती है, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी हमारे जो रेटिना को परमानेंटली और धीरे धीरे दीमक की तरह, एक तरह से मैं कहूँगा, खाना शुरू कर देता है। जैसे लकड़ी को दीमक खराब कर सकती है, ऐसे हमारे पर्दे को बढ़ी हुई शुगर, डायबिटीज़ जो है वो खराब कर सकती है और उसका इलाज करना भी एक तरह से थोड़ा मुश्किल होता है। रोशनी को बचाना भी मुश्किल हो जाता है यदि आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता है।
सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे पहचाने कि हमें आंखों में कोई डायबिटीज़ की वजह से परेशानी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इग्नोर करने लगते हैं अगर आंखों में ईचिंग होती है, और जिनको नहीं है डायबिटीज़, उन्हें जो डायबिटीज़ जिनकी आंखें में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें भी डायबिटीज़ अगर है तो आंखों में कैसे पता लगेगा कि आंखों में डायबिटीज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ बिल्कुल अंकिता, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि डायबिटीज़ का असर बहुत धीरे धीरे आता है। तो दर्शकों पहली बात तो समझना है कि यदि आप लक्षणों की वेट करेंगे तो आमतौर पे काफ़ी समय निकल चुका होता है, क्योंकि शुगर आंखों को धीरे धीरे असर डालती है, ड्राइनेस धीरे धीरे बढ़ती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी भी धीरे धीरे बढ़ती है, काला मोती यदि आता है तो वो भी धीरे धीरे बढ़ने वाला है। और मोतियाबिंद जो बढ़ता है, केवल मोतियाबिंद एक ऐसा लक्षण है जो कि यदि बढ़ता है तो रोशनी को कम करना जल्दी शुरू कर देता है, लेकिन डायबिटीज़ के जितने भी असर हैं वो धीरे धीरे आने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो लक्षणों की वेट तो करनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आपने लक्षण पूछे हैं तो लक्षण जो आते हैं, यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू होती है तो आपकी रोशनी धुंधली पड़ सकती है, आपको हो सकता है चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी नजर आने शुरू हो जाएं, कभी कभी आंखों के आगे कुछ काले काले धब्बे तैरने शुरू हो जाते हैं, या ऐसे लगता है बालों का गुच्छा या कुछ धब्बे तैरने शुरू हो जाते हैं, जिसे फ्लोटर्स बोलते हैं। यदि किसी को मोतियाबिंद हो रहा है तो नज़र धीरे धीरे कम होती जाती है। यदि किसी का शुगर बहुत लेवल तेज चल रहा है और कुछ दिनों बाद उसकी आँख चश्मे का नंबर बदलना शुरू हो जाता है। तो ये सारे वो लक्षण हैं जिससे जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के शुरुआती स्टेज में हो सकते हैं। लेकिन अगर हम देर करते हैं जांच कराने में तो फिर फ्लोटर्स, ब्लीडिंग हो सकती है आंखों में, और धीरे धीरे दिखना बिल्कुल बंद भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को अचानक से महसूस होता है कि आंख के आगे कोई धुआं सा तैरता जा रहा है और धीरे धीरे रोशनी खत्म होती जा रही है। तो वो होता है विट्रस हेमरेज, यानी कि आंखों के अंदर ब्लीडिंग होने का संकेत होता है। और डायबिटिक रेटिनोपैथी जब पूरी बन जाती है तो उनकी रोशनी की जो है पढ़ने की क्षमता, चेहरे पहचानने की क्षमता, बारीक चीज़ें देखने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है और धीरे धीरे पूरी ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। सर जैसा कि हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ से आंखों में भी जो दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिनको पहले से कोई दिक्कत है, आंखों में पहले से कोई बीमारी है, जैसे मोतियाबिंद हो गया, काला मोतियाबिंद हो गया, सफ़ेद मोतियाबिंद, या किसी अन्य तरीके की परेशानी देखने को मिल रही, तो क्या डायबिटीज़ उन्हें भी इफेक्ट कर सकती है? हाँ देखिए, यदि किसी की आंखों में पहले से ही मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद या और भी कोई ड्राइनेस या कोई भी कोई समस्या है, तो डायबिटीज़ उन बीमारियों की स्पीड को बढ़ा देती है, उसकी सीवियरिटी को, यानी कि वो उसको ज़्यादा और ख़तरनाक बना सकती है यदि डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, कभी कभी लोग सोचते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो सब ठीक है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में भी है तो भी समय के साथ जब 5, 10 साल, 20 साल निकल जाते हैं तो डायबिटीज़ का असर थोड़ा थोड़ा आंखों पे होते रहता है। तो ये बात समझिए कि यदि आपकी शुगर कंट्रोल में है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी या कोई समस्या नहीं आएगी, तो भी समस्या आ सकती है। दूसरी बात, जिनकी आंखों में और कोई समस्या है तो उनको कुछ और समस्या आने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ जैसे सिर्फ आंखों पे के अलावा हमारी किडनी पे, हमारी नसों पे, सब जगह असर डालती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी तो जैसे आंखों के लिए हो गया, डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होते हैं जिससे हमारी आंखों, जो शरीर की नसें हैं वो सफ़र होने लगती है, तरह तरह के दर्द आने लग जाते हैं। कभी कभी आंखों के आसपास नॉन स्पेसिफिक पेन होते हैं, केवल दर्द हो रहा होता है और वो इसलिए हो रहा होता है कि शुगर कंट्रोल में नहीं है और जो नसें हैं वो खराब होने लग जाती है आंखों की। इसी प्रकार डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी होती है, किडनी खराब होती है। तो जब बाकी अंगों पे असर आना शुरू होता है तो हमारी बॉडी में और भी तरह की समस्याएं आती हैं। किसी का यूरिया बढ़ जाता है, क्रेटिनिन बढ़ जाता है, हार्ट पे भी इफेक्ट आता है, उससे बीपी अप डाउन भी हो सकता है। तो डायबिटीज़ डायरेक्टली तो इफेक्ट डालती है आंखों पे, लेकिन इनडायरेक्टली बाकी बीमारियों को बढ़ा के भी असर डाल सकती है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ की वजह से कि क्या काला मोतियाबिंद भी हो सकता है डेवलप, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें कोई और भी बीमारी हो सकती है डायबिटीज़ से, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, काला मोतियाबिंद अपने आप में एक खतरनाक बीमारी है और जिनको डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ तेज़ी से बढ़ सकती है। डायबिटीज़ का असर एक तरह से दवाइयों का असर कम होना शुरू हो सकता है और कभी कभी प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो पूरी तरह से काला मोतिया से होने वाले ब्लाइंडनेस को एक तरह से प्रीपोन कर सकती है। यानी कि जितना समय काला मोतिया नस को कमज़ोर करने में लगाता है, डायबिटीज़ के पेशेंट में वो समय कम हो जाता है, यानी कि जल्दी से ही रोशनी पे असर आना शुरू हो सकता है। सर अगर विज़न कम हो रहा है, अगर लगातार देखने की क्षमता कम हो रही है, तो क्या उसे भी हम डायबिटीज़ का लक्षण समझें? अगर किसी का डायबिटीज़ है, अगर विज़न कम हो रहा है तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए यदि किसी को डायबिटीज़ है और उसकी नज़र कमज़ोर होने लगी है तो सबसे पहले तो उसको ये मानना है कि वो नज़र में कमज़ोर होने में डायबिटीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका रोल है, कोई ना कोई प्रभाव डायबिटीज़ का है। चाहे वो चश्मा बदल रहा हो, चाहे मोतियाबिंद ला रहा हो, चाहे काला मोतियाबिंद ला रहा हो, और हो सकता है पर्दे में सूजन आ रही हो जिसे डायबिटिक मैक्युलोपैथी बोलते हैं, डायबिटिक मैक्युलर एडिमा बोलते हैं, और हो सकता है कि आंखों में ब्लीडिंग होने की संभावना हो या ब्लीडिंग हो भी चुकी हो। तो यदि डायबिटीज़ के पेशेंट में किसी भी तरह का आंखों में लक्षण आ रहा है तो आपको ज़्यादा सीरियसली लेना है।
हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी लक्षण आंखों में आ रहा है तो उसको हल्के में ना लें, सीरियसली लें, क्योंकि ये हल्के हल्के जो लक्षण होते हैं, छोटे छोटे लक्षण, कभी कभी गहरी या खतरनाक बीमारी का एक तरह से संकेत हो सकते हैं। लापरवाही ना करें, तुरंत चेक कराया करें। सर, जैसे कि आपने बात की कि हमें टेस्ट कराना चाहिए, अगर टेस्ट में हमारे कुछ भी आता है तो क्या सर्जरी ही करने से चीज़ें ठीक होंगी आंखों की, या फिर मेडिसिन भी उपयोगी है इसमें? नहीं, देखिए ऐसा है कि डायबिटीज़ के जो भी असर आंखों पे आते हैं, बहुत सारे इलाज मेडिकली कंट्रोलेबल होते हैं। तो जब यदि इलाज की बात करें अंकिता, सबसे पहली बात तो है कि हमें शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, और केवल शुगर नहीं, शुगर के साथ हमारे और भी जो ब्लड के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना जरूरी है। आमतौर पर देखा जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी आगे या पीछे शुरू हो ही जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का लेवल अच्छा कंट्रोल रहना चाहिए, फिर किडनी का फंक्शन नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड जो है हमारा एक तरह का एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, न्यूट्रिशन होता है पूरी बॉडी के लिए। यदि उसमें कोई भी अंतराल आता है तो हर बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो यदि आपकी शुगर कंट्रोल में है लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो भी डैमेज होगा, बीपी बढ़ा हुआ है तो भी डैमेज होगा। तो इसे बोलते हैं एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच बोलते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं, कि केवल डायबिटीज़ के डॉक्टर नहीं, आपको अपने बीपी के डॉक्टर को भी रोल में लाना कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, उधर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे, शुगर कंट्रोल में रहे, और आंखों के डॉक्टर से भी चेकअप कराना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलके यदि एक साथ हो रही हो, बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो आपको जो डायबिटिक रेटिनोपैथी बड़ी तेज़ी से एक तरह से आपकी रोशनी को नुकसान पहुंचा सकती है, और उसका इलाज भी लगभग असंभव हो जाता है। और मेडिकल कंट्रोल की जहाँ तक बात है, यदि आपका बीपी शुगर सब कंट्रोल में है तो ड्राइनेस का भी मेडिकल कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा अगर मोतियाबिंद शुरुआत हो रही है और आपने शुगर कंट्रोल कर लिया तो मोतियाबिंद वहीं रुक सकता है, हालांकि मोतियाबिंद जितना आ जाता है वो वापस नहीं जाता। चश्मे का नंबर यदि बदल रहा है तो वो भी अपनी नॉर्मल स्टेज पे मेडिकल कंट्रोल करने से आ सकता है। यदि आंखों में पर्दे में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है तो उसका इलाज एक तरह से आजकल स्पेशल इंजेक्शंस आ गए हैं, जो आंखों में अंदर दवाई का छोटा सा इंजेक्शन देने से सूजन को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर लेजर एक बहुत एक अच्छा उपाय होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंट्रोल करने का, तो लेजर करके भी आंखों का काफ़ी हद तक इलाज किया जाता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि सर्जरी की ऑप्शन तो बहुत लेट स्टेज में आती है। 90% पेशेंट्स का इलाज केवल मेडिकल ट्रीटमेंट से हो सकता है। आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि मेडिकल अगर हम लेते हैं, मेडिसिन वगैरह भी, तो भी हमारी आंखों की जो रोशनी है वो बच सकती है, और बिना सर्जरी के भी हम अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक ये बात ही समझने की, यदि आपके बहुत एडवांस चेंजेस आ चुके हैं और आपके डॉक्टर ने कहा है कि अब आपको ऑपरेशन की जरूरत है, तो ऑपरेशन करवाने में हिचकना भी नहीं चाहिए। यदि मोतियाबिंद बढ़ गया तो ऑपरेशन की जरूरत है, यदि काला मोतिया दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। उसी प्रकार डायबिटिक रेटिनोपैथी में यदि पर्दा उखड़ रहा है या आपको लेजर से कंट्रोल नहीं हो रहा तो ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। लेकिन अगर पेशेंट सतर्क है, समय पे इलाज शुरू कर देता है, शुगर अच्छी कंट्रोल रखता है, तो 90% पेशेंट्स को ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। सर, जैसे कि हम डायबिटीज़ की ही बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ में अगर आंखों में कोई दिक्कत हो रही है तो कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं? हाँ, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है कि पहली बात तो डायबिटीज़ की आपके लक्षण है कि नहीं उस पर देखना है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो पहली बात तो है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को हर साल एक बार 2 घंटे निकाल के अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। 2 घंटे में क्या होता है, आपकी आंखों का प्रेशर की जांच होगी कि काला मोतिया तो नहीं है, चश्मे की जांच होगी कि नंबर बदल तो नहीं रहा, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि आपका मोतियाबिंद की जाँच हो जाएगी, ड्राइनेस के टेस्ट हो सकते हैं कि आपको आंखों में आंसू बनने कम तो नहीं हो रहे, और फिर पर्दे की जांच की जाती है, डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन। और आजकल फंडस फोटो टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि फोटो लेके आपके लिए एक रिकॉर्ड बन जाता है कि डायबिटीज़ का कोई कहीं पे कोई ब्लड स्पॉट आ रहा हो या कोई येलो स्पॉट्स बन रहे हो, वो बन तो नहीं रहे। यदि आपकी डायबिटीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है और लक्षण आने शुरू हो जाते हैं तो इन 2 बातों में, यदि लक्षण आ रहे हैं तो हमें कुछ स्पेशल टेस्ट करने होते हैं जिसमें आंखों की एंजियोग्राफी भी होती है और आंखों का एक स्कैन होता है OCT। ये 2 जांच करके पता करा जा सकता है कि आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी किस लेवल पे है और आपको इलाज के रूप में क्या लेजर की जरूरत है या इंजेक्शन की जरूरत है या संभवतः ऑपरेशन की जरूरत हो। तो पहले तो रूटीन जांच होनी चाहिए 2 घंटे की, लेकिन यदि जांच में कुछ संकेत एक तरह से शक बनता है तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको कुछ स्पेशल टेस्ट की सलाह दे जो कराने में बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट करने पे हमें ज़्यादा अच्छा पता लगता है कि कोई अर्ली स्टेज ऑफ स्वेलिंग तो नहीं आ रही। कभी कभी पर्दे में सूजन आ रही होती है, तो शुरुआती स्टेज पर अगर सूजन आ रही है तो हो सकता है आपकी विजन को पे असर नहीं डाल रही हो रखे वो, लेकिन सूजन को समय पे कंट्रोल करने से आपकी रोशनी को आगे गिरने से बचाया जा सकता है। सर, जैसे कि अभी आप बार बार बोल रहे डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो सर ये होता क्या है, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि ये है क्या? हाँ, देखिए अच्छा सवाल बनता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, देखिए रेटिना हमारा एक आंखों का सबसे अहम हिस्सा है जिस पर इमेज बनती है।
तो मैं बताऊंगा जैसे कैमरे के पीछे एक फिल्म होती है या चिप होती है जिसके ऊपर इमेज बनती है, यदि चिप या फिल्म रोल नहीं होगा तो कैमरे में फोटो खींची नहीं सकती। तो उसी प्रकार हमारी रेटिना पे पर्दे आंखों में एक रेटिना होता है, उस रेटिना का काम होता है इमेज को बनाना। अब रेटिनोपैथी का मतलब क्या दोस्तों की जो पैथी शब्द है ना वो किसी ऑर्गन के साथ जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं उसकी बीमारी, रेटिना की बीमारी यानी कि रेटिनोपैथी। और डायबिटीज की वजह से होने को बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो क्या होता है डायबिटीज में हमारे पूरे शरीर में दरअसल, क्योंकि जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़े रहते हैं तो क्या करता है, जो हमारी खून की नसें हैं, जो आर्टरीज और वेन्स है, उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, उसको वो कमजोर कर देता है जिससे कि रिसाव होना शुरू हो जाता है। हमारी खून की नसें जो है उसमें से रिसाव नहीं होना चाहिए। यदि खून की नसों में डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो फिर हमारे जो ब्लड में से पानी है और कुछ और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लीक होना शुरू कर देते हैं, और जहाँ लीकेज शुरू हो जाएगी वहीं पे सूजन आनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे यदि आपका पानी का पाइप किसी दीवार के अंदर से जा रहा है वो लीक करेगा तो क्या होगा, आपका पेंट खराब होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे सीलन आनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार पर्दे में एक तरह की सूजन शुरू हो जाती है, सीलन शुरू हो जाती है, लीकेज होती है, जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे कहा जाता है। और जब बहुत पुरानी हो जाती है दोस्तों तो वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, वहाँ लीकेज तो हो रही होती है लेकिन खून का जो पर्पस है ऑक्सीजन पहुँचना या रेड ब्लड सेल्स पहुँचना वो रुक जाते हैं, और उससे क्या होता है इस्कीमिया यानी कि ब्लड सप्लाई रुक जाती है। फिर वहाँ पे एक नई खून की नसें बनती हैं, नई खून की नसें जो बनती हैं उसे बोलते हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो सबसे खतरनाक मानी जाती है। एक बार ये शुरुआत हो जाती है दोस्तों तो फिर पर्दे को ठीक करना तो असंभव हो जाता है। हमारा उद्देश्य होता है कि जो पर्दे का जो भी जहाँ पे खून का रिसाव बंद हो गया उन हिस्सों को लेजर से बर्न कर दिया जाए, ताकि बाकी जो पर्दे के नॉर्मल हिस्से हैं उनको बचाना संभव हो और जो भी रोशनी पेशेंट की बची हुई है उसको यथास्थिति रोक सके। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि अभी मॉनसून का सीज़न भी चल रहा है, तो ऐसे में अपनी आंखों को कैसे हम सुरक्षित रखें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम कैसे अपनी आंखों को सुरक्षित रखें, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है आंखों में, और जो दिक्कतें आने वाली हैं उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। हाँ अंकिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खासकर जिस समय प्रोग्राम बन रहा है। हमें पता है दिल्ली में और हरियाणा के काफ़ी हिस्सों में और हिमाचल में बाढ़ आई हुई है, और मानसून से जो इफेक्ट आता है हम सबको पता है। लेकिन इस समय जो मैं आपको दर्शकों को चेताना चाहूँगा कि क्योंकि बाढ़ आके चुकी है बहुत सारे हिस्सों में, दिल्ली में भी पानी भरा है यमुना बैंक के आसपास, तो अब हमें सतर्क रहना आगे कुछ महीनों के लिए। केवल बारिशों में की अगर बात करें तो बारिशों से मानसून में होता है ह्यूमिडिटी बढ़ने से हमारी आंखों में वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, हमारी आंखों में एलर्जी होने के चांस बढ़ जाते हैं, तेज पसीना आंखों में जाते हैं तो अंजने आ रही है यानी कि टाई होने के चांस होते हैं, जिससे पलकों में छोटे छोटे इन्फेक्शन फुंसियाँ बन जाती हैं। ये सब, और आजकल पेशेंट इसके बड़े हुए देखे भी जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अभी क्योंकि बाढ़ अभी 2-4 दिन में बाढ़ आई है और जैसे जैसे पहाड़ का पानी वापस जाएगा, हमें पता है कि आगे जाके नई समस्या आने वाली है मच्छरों की। मच्छरों का जब प्रकोप बढ़ेगा तो जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होती हैं दोस्तों, जो मच्छरों से होने वाली बीमारियां होती हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब होने के चांस बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात, क्योंकि पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो ऐसे में आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है। आंखों पे कोई गॉगल्स पहन के रहें, बाहर ज़्यादा पसीने आते हैं तो चेहरा धोते रहें, और यदि आपकी आंखों में किसी भी तरह की लाली आ रही है तो उसका तुरंत जांच करा के इलाज कराएं। यदि किसी की आंख में लाली है तो उसके पास जाने के उससे मिलने के बाद अपनी आंखों को छुए ना, पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर ले, क्योंकि आमतौर पे इन्फेक्शन हवा से तो नहीं आता लेकिन किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। जैसे डेंगू, किसी ये जितनी वायरल डिजीज होते हैं, जैसे कोविड होता था, एक को यदि कोविड होता था तो दूसरे को फैलता था सांस के थ्रू, तो जो आंखों का इन्फेक्शन फैलता है दोस्तों वो छूने से फैलता है। तो यदि किसी की आप आंखों में लाली देखते हैं या किसी ने काला चश्मा पहन रखा है आंखों में आई फ्लू की वजह से, तो उस व्यक्ति के से बातचीत करना तो ठीक है लेकिन उसको छूने से बचिए। यदि छू लेते हैं किसी कारण से तो अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। कोविड की वजह से सैनिटाइजर तो अब हर घर में आ चुका है, आपके घर में होगा, तो उससे आप आई फ्लू होने से बच सकते हैं, क्योंकि आई फ्लू का एपिडेमिक या पेंडेमिक आने का खतरा रहेगा अभी अगले 2-3 महीने। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से, सीसीएन के माध्यम से मैं आपको सबको सलाह देना चाहूँगा कि आंखों के प्रति सतर्क रहें, लालिमा से बचें, इन्फेक्शन से बचें, और बाहर के खाने पीने से भी थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, खासकर क्योंकि पानी के थ्रू अभी और भी कुछ हैजा और सब की बीमारियां होने के खतरे बढ़ जाते हैं। जो कोई जहाँ बाढ़ का पानी आता है वहाँ से पीने का पानी भी दूषित हो जाता है। सर जैसे कि अभी आपने बाढ़ की बात की कि बाढ़ हमारे यहाँ आई हुई है दिल्ली में, तो ऐसे में बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो दस्तक देने वाली हैं, तो ऐसे में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि अभी तो बाढ़ का पानी है, हम सेफली हम जा सकते हैं, गॉगल्स लगा सकते हैं और धूप भी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे अपने आँखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मच्छर हैं और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये भी एक बार हो जाता है फिर उसके बाद धीरे धीरे फैलता रहता है पूरी जगह, तो ऐसे में हम कैसे बचाव करें।
देखिए, सबसे पहली बात, मच्छरों से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है घर के अंदर अपने जो पानी को रुकने ना दे। कहीं भी आपके छत पे खुला पानी कहीं जहाँ इकट्ठा हो रहा है तो उसको बदलते रहे, कूलर में पानी बदलते रहे। सरकार भी इस चीज़ के लिए काफ़ी आपको सतर्क करती रहती है। कहीं गमलों में पानी भरा हुआ उसको बदलते रहे। कई बार पुराने बर्तन छत पे पड़े रहते हैं, कुछ टब पड़े रहते हैं, बाल्टियाँ पड़ी रहती हैं, उसमें पानी जमने ना दें। घर के आसपास जहाँ पे नाले वगैरह होते हैं उसमें पानी ना जमने दें। अब एमसीडी को खबर करें ताकि वो आके दवाई डाल जाए कि मच्छर फैले ना। दूसरी बात, मच्छर पहले तो पनपने से रोकने हैं। दूसरी बात, मच्छर जब हो जाते हैं तो आपको पहले से सतर्क रहना है। अपने कपड़े हिसाब से पहने, कवर्ड रहे हाथ पैर, ताकि खासकर बच्चों के स्कूल जो भेज रहे हैं हाथ पैर कवर्ड रहे, या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट लगाए बॉडी पे, ताकि मच्छर जो है आके वो काटने से अपने शरीर को आप रोक पाएँ। इसके अलावा आंखों की बात करें तो आंखों में सतर्कता के लिए जरूरी है कि पसीने से बचें। पसीना अगर आता है तो चेहरे को, अपनी पलकों को ताजे पानी से धोते रहें। और यदि आंख में कोई भी समस्या होती है तो अपने डॉक्टर से मिले, आंखों के डॉक्टर से, वो आपको इलाज करेंगे। यदि किसी को भी आपको घर में एक को आई फ्लू हो जाता है तो अपने आप को सेपरेट कर लें, क्योंकि एक बार किसी को आई फ्लू होता है तो पूरे घर में फैलता है और उसी के थ्रू पूरा एक तरह से फैलना शुरू हो जाता है। अभी आइसोलेशन का या एक तरह से क्वारंटीन का मतलब हम सब समझ चुके हैं। कोविड में हम क्वारंटीन होते थे दोस्तों। कभी कभी किसी को जब आई फ्लू हो जाता है तो उसको भी थोड़ा सा अपने आप को क्वारंटीन करना चाहिए, क्योंकि आई फ्लू, यदि वायरल आई फ्लू हो जाएगा तो घर में अपने आप को अलग से कर लें। और ऐसा नहीं कि आपको आपके सांस से या हवा से तो दूसरों को नहीं होगा, लेकिन छूने से होगा। तो अपने आप को अलग रख के, यदि किसी को भी सपोज लाली होती है तो बाकी लोगों को क्या रखना है, उसके टॉवल, उसके पिलो कवर शेयर ना करें। उसको जो खाना देने के बाद, बर्तनों को साफ करने के बाद अपने हाथों को धो लें। अपने घर में, जिनके घरों में मेड होती है, उनको खासकर ध्यान रखें कि मेड जो है अपने उसको सैनिटाइजर देके रखे, ताकि हाथों को सैनिटाइज करते रहे या साबुन से धोते रहे। क्योंकि जो भी व्यक्ति घर में सबसे कांटेक्ट में आ रहा होता है उसी के थ्रू इन्फेक्शन सबको फैलता जाता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। जैसा कि बाढ़ आई हुई है और डायबिटीज़ के कारण भी आंखों की बीमारियां होने का जो है वो खतरा भी रहता है। और अगर जैसा कि आपने बताया कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है और अपने डॉक्टर से चेकअप भी कराते रहना है। तो सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए आप CCN लाइव।